Hey everyone, welcome back to my class. As we have discussed human brain in our previous videos and we have covered nervous systems and types of nervous system also. और आज हम नर्वस सिस्टम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज भी और चैप्टर वाइज भी, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम में सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं और उसके बाद हमने ब्रेन भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो जो हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उस ब्रेन भी पढ़ लिया हमने, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वो जो ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, जो बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है। तो वो किसके थ्रू जाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पूरा कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं, फैले रहते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स के गुच्छे बने रहते हैं। पूरे हमारा शरीर पूरा क्या होता है, न्यूरॉन्स से कनेक्ट रहता है। बहुत सारे न्यूरॉन, मिलियंस न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। देखिए कैसे न्यूरॉन क्या है। ठीक है, ये देखो न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन होती है, जो क्या करती है, जनरेट करती है इम्पल्स को और क्या करते हैं, ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह में। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, कुछ भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब हमारे हाथ में कुछ चीज गर्म लग जाती है या कुछ चीज चुभ जाती है, तो हम अपना हाथ झटके से पीछे उठा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर क्या हो गया, जो भी हमें स्टिमुलस मिला, उससे क्या हुआ, जो इम्पल्स हुए वो क्या हुए, हमारे क्या किया, जितने भी मैसेज, मैसेज मतलब क्या होता है, इम्पल्स, वो कहाँ गया, हमारे ब्रेन तक गया, वो मैसेज गया। और जो मैसेज वापस से दोबारा आया तो ब्रेन के थ्रू क्या हुआ, हाथ हटाने को हमसे कहा गया। तो ये क्या होता है, न्यूरॉन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा क्विक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। जल्दी जल्दी मतलब ऐसे सेकंड्स का भी काम नहीं है, माइक्रो सेकंड्स में ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल मतलब ये क्या है, हमारी शरीर की सबसे लंबी सेल्स होती है। मैं बिगेस्ट सेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि लंबी सेल है। ठीक है, और ये लगभग कितनी होती हैं, 100 बिलियंस क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ये ट्रांसफर स्टिमुलेट फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती हैं, जितने भी इम्पल्सेस होती हैं या स्टिमुलस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, मैसेज कह सकते हो आप, वो क्या करते हैं, बॉडी पार्ट से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन हैज मिनिमम रिजनरेशन पावर। अब ये रिजनरेशन पावर क्या है, रिजनरेशन पावर वो है कि जब भी हमारा न्यूरॉन किसी वजह से डैमेज हो गया है या उसको चोट लग गई है, तो वो दोबारा से रिजनरेट नहीं होगा। एक बार न्यूरॉन हमारा खराब हो गया तो वो फिर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर लीवर की बात करें कि, तो लीवर जो होती है, लीवर सेल में सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर होती है। अगर लीवर पूरा 90% भी खराब हो गया होगा, तो जो लीवर का 10% पार्ट है वो भी अपने आप को रिजनरेट करके एक नया लीवर बना देता है। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि रिजनरेशन की पावर सबसे कम किसमें होती है, तो वो न्यूरॉन्स होते हैं। और जो सबसे ज्यादा रिजनरेशन होता है वो होता है लीवर सेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। अब है, देखो हमारे शरीर में कैसे ये नर्व्स पूरी तरीके से फैली रहती हैं। ये देखो, मैंने कहा था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जो पीएनएस है वो पूरी जितनी भी नर्व्स इस तरीके से फैली हैं हमारे पूरे शरीर में। ये क्या हो रहा है, जो पूरा नर्व्स यहाँ से यहाँ तक फैल रही हैं, इसी से क्या होता है, इसी से न्यूरॉन से मिलकर ये नर्वस सिस्टम बना होता है। ये इन्हीं न्यूरॉन से क्या होती है, पूरी नर्व्स के थ्रू इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, अब हम न्यूरॉन का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी क्या होता है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होती है, सेल बॉडी। इस सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोन, या इसको क्या कहते हैं, पेरिकैरियोन भी कहते हैं। ये हो गई सेल बॉडी। ये क्या है, जैसे सारी सेल्स हैं वैसे ही एक सेल है। इस सेल में क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंशन जुड़े होते हैं। ये देखो, जैसे ये एक न्यूरॉन है, एक तो इसमें क्या होगी, सेल बॉडी, जिसको साइटोन, सोमा और पेरिकैरियोन भी कहते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड होता है वो क्या होता है, उसमें एक्सटेंशन होते हैं कुछ। एक एक्सटेंशन तो इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ से निकले रहते हैं। और एक एक्सटेंशन ये टेल लाइक, एक सिंगल होती है। तो जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एक्सोन। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो एक्सटेंशन निकले रहते हैं, कुछ तो डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होता है। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में निकले रहते हैं। लेकिन एक्सोन क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के साथ-साथ और भी बहुत सारे अलग टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत अलग-अलग डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं। जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के साथ अदर सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उनको कहते हैं न्यूरोग्लाइसियल सेल। अब न्यूरोग्लाइसियल सेल क्या होती हैं? अब हम कह रहे हैं कि न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरॉन्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जो ये न्यूरोग्लाइल सेल होती हैं वो क्या होती है, न्यूरॉन से ज्यादा होती हैं। ठीक है? जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो तो न्यूरॉन्स ही भेजते हैं, लेकिन जो न्यूरोगैक्सियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। ये होती हैं स्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोचियल सेल्स, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है? अब देखो, जैसे ये क्या है, पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस ये क्या है, देखो 3 टाइप्स में डिवाइड है। एक तो ऊपर वाला पार्ट जिसको हम साइटोन कह रहे हैं, यानी सेल बॉडी, और बीच वाला ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है? अब मैंने कहा था कि जो एक्सॉन है उससे क्या होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और और क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होंगे, और भी अदर सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, गोल्गी बॉडी होगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सारा कुछ होगा। ठीक है? जो सेल्स होती हैं उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे तो कहते हैं जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो वैसे ही यहाँ पर जो इस न्यूरॉन के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको इसमें क्या कहते हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है? ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है उसमें क्या करता है, क्या बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है? ये जो प्रोटीन्स बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांस। ये जो एक्सोलीमा है, इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में है, उस साइटोप्लाज्म में ये नेसल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है? ये किसमें होते हैं, ओनली सेल बॉडी में, यानी जो साइटोन वाला पार्ट होता है उसमें ही ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें नेसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है? और ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें देखो, इस तरीके से कुछ मैंने अभी बताया था कि क्या होती हैं, कुछ न्यूरोग्लायल सेल भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स भी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वान सेल। और ये स्वान सेल क्या करती हैं, एक एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं माइलिन। और ये माइलिन क्या करेगा, यहाँ पर एक माइलिन सीड बना देगा, ये इस तरीके से। ठीक? तो अब ये यहाँ पर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि इंसुलेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देना। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो ठीक है, अब क्या करेगा, जो भी यहाँ से इम्पल्स, जो यहाँ से नव इम्पल्स आ रही होगी, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट, जैसे यहाँ से क्या होती है, यहाँ से रिसीव होती है इम्पल्स, यहाँ पर जनरेट होती है, यहाँ से ट्रांसमिट होती है, और क्या करेगी, यहाँ पर से जैसे ये नीचे को जाएगी तो क्या होगा, अब ये यहाँ पर से नहीं जा पाएगी, तो क्या करेगी ये, तो इम्पल्स क्या होती है, डायरेक्ट न जाके इस तरीके से जंप करके जाती है, इस तरीके से। यहाँ पर जंप करेगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जंप करेगी, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ पर जंप करेगी, यहाँ पर से यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जंप करेगी। तो ये क्या हो जाता है, बहुत फास्ट भी हो जाता है। अगर सपोज हमें यहाँ से उधर तक जाना है, तो हम ऐसे चल के जाएंगे या 2 ऐसे 3 जंप मार के जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। तो ये क्या होती है, हमारे लिए अच्छी भी होती है, बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी भी कम यूज होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमारे यहाँ पर ये, अगर ये डायरेक्ट जा रही होती है यहाँ पर से, तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप यूज होते, क्या करते, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन के लिए यहाँ पर हमें बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप यूज होते हैं, जिसमें एटीपी का यूज होता है, और एटीपी ज्यादा खर्च होती है। और लेकिन अगर ये यहाँ पर ये माइलिन शीट नहीं होती, तो ये क्या करते, ये सीधे जाते और इम्पल्स पास कर देते। लेकिन यहाँ पर एक माइलिन शीट है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से जंप करके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एटीपी कम यूज होगी। अब देखो, अब इम्पल्स का डायरेक्शन कैसे होता है, कि नीचे को होता है, ऊपर को होता है, या कभी इधर को कभी उधर को, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ से कोई भी इम्पल्स जनरेट हुई, तो यहाँ पर से क्या होगा, उसका डायरेक्शन केवल एक ही दिशा को होगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ नव इम्पल्स यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड को होगा। और जो क्या होगा, डेंड्राइट से होगा, डेंड्राइट से बॉडी, जो सेल बॉडी होगी साइटोन, उसमें जाएगा, उसके बाद कहाँ चले जाएगा, एक्सॉन में चली जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो फर्स्ट, वो कौन सा फाइलम है जहां से नव, मतलब कि नव देखी गई, मतलब कि ये जो नर्व्स वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, वो कहाँ पर से आया, निडेरिया से। ठीक है? ये निडेरिया में सबसे पहले नर्व्स, एक नेट, नर्व्स, जो नर्व नेट होती है वो देखा गया। लेकिन क्या हो गया, ये उस नर्व्स की तरह काम नहीं करती है, बस ऐसा लगा कि अब यहाँ से नर्व्स क्या होता है, बनना स्टार्ट हो गया। ये इनिशियल स्टेज थी, जो कहाँ से स्टार्ट हुई, निडेरिया से। ठीक है? तो जैसे ये क्या है, कोई न्यूरॉन है, ये इसका सेल बॉडी है,
और ये इसका क्या है, एक्सॉन है। और ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है। अब इसमें क्या हो गया, इस तरीके के जो क्या होता है, सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन होता है, और क्या होता है, यहाँ से डेंड्राइट्स होते हैं, और कहीं से भी क्या होती है, इम्पल्स जनरेट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ब्रेन, अभी हम ब्रेन में पढ़ रहे थे। और इसी तरह अगर क्या होंगे, जो इम्पल्स होगी एक ही डायरेक्शन से आएगी, उसको कहेंगे यूनिपोलर। ये किसमें होता है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। जैसे ये क्या है, एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है। ठीक है। अब क्या हो रही है, इम्पल्स जनरेट हो रही है, इम्पल्स आ रही, अगर एक एक्सॉन के अंदर यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स आ रही है, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अगर ये दोनों, जो दो न्यूरॉन आपस में पास हैं, तो वो क्या करेंगे, इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप ज्यादा हो गया, तो वहां पर क्या बन जाता है, एक साइनेप्टिक क्लिफ। और यहाँ पर क्या होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है। देखो कैसे, मैंने कहा था कि दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, उसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी दो टाइप का होता है। अगर उसमें गैप क्या है, 2 nm से कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो जाएगा इजीली। और अगर ये गैप 2 nm से ज्यादा है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होगा। वहां पर केमिकल साइनेप्सिस, वहां पर केमिकल साइनेप्स होगी और केमिकल ट्रांसमिशन होगा। और हमारे लिए यही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होगा, जो केमिकल, जो ये जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स रिलीज होंगे वहां पर, वो उनको क्या कहते हैं, न्यूरो। और ये न्यूरो भी दो तरीके के होते हैं, एक्साइटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटरी मतलब जब क्या होता है, इनिशिएट होता है इम्पल्स, और जब वो सारा काम हो जाता है पूरा, तो उसको रोकने के लिए इनहिबिटरी न्यूरो यूज होते हैं। तो जब रोकना होता है, तो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर यूज होते हैं। ठीक है। देखो, अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है। देखो, जब क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, तो रेस्टिंग स्टेज में होती है, तो क्या होती है उसमें, अब देखो, जैसे ये कोई एक्सोन है, और एक्सैन की जो ये एक्सोन, अब ये वाला पार्ट क्या है, एक्सोन है, ये वाला, अभी सेल रेस्ट कर रही है, कोई स्टिमुलेशन नहीं आया है, तो इस सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसको कहेंगे एक्सोलेमा। और जो अंदर ये प्लाज्म में भरा है, को कहेंगे एक्सोप्लाज्म। ठीक है। अब जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, यानी रेस्टिंग, यानी पोलराइजेशन की कंडीशन हो रही है, अभी दोनों आयंस बिल्कुल प्रॉपर हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है सेल की, रेस्टिंग कंडीशन, तो सोडियम आयंस क्या होते हैं, बाहर होते हैं, और अंदर पोटेशियम आयंस और जो प्रोटीन्स होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। बाहर साइड पूरा पॉजिटिव और अंदर साइड नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ क्या होते हैं, इस तरीके से गेट होते हैं, कुछ गेट ऐसे, कुछ गेट ऐसे, कुछ गेट तो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम आयंस हैं, वो आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लीकी चैनल्स कहते हैं। मतलब अपने आप आते रहते हैं, अपने आप जाते रहते हैं, बिना उनकी, बिना मर्जी से चलते हैं, तो ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं, ये जिसमें कुछ गेट्स लगे होते हैं, कि मतलब जब कोई भी इम्पल्स आएगा, या कुछ भी स्टिमुलस मिलेगा इसको, तभी क्या होगा, ये जो वोल्टेज चैनल्स होंगे, ये ओपन होंगे। अदरवाइज ये क्या होते हैं, बंद रहते हैं। और जो ये लीकी चैनल्स होते हैं, ये हमेशा खुले रहते हैं, सब पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस अंदर बाहर जाते रहते हैं। और जब ये अंदर बाहर जाते हैं, तो कुछ अंदर चले जाते होंगे, कुछ बाहर चले जाते होंगे, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, ये वोल्टेज चैनल होते हैं। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है, तो ये वोल्टेज चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है, और उसी में क्या होता है, उसी मेम्ब्रेन में कुछ सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, जो ये गड़बड़ी हो जाती है रेस्टिक मेम्ब्रेन में, जो पोलराइजेशन में गड़बड़ी हो जाती है, तो वहां पर जो सोडियम पोटेशियम पंप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें एटीपी दो, तो मैं सोडियम बाहर कर दूंगा, 3 सोडियम बाहर कर दूंगा, और 2 पोटेशियम अंदर ले लूंगा। ठीक है। अब जब दूसरी कंडीशन को क्या हो गया, जैसे स्टिमुलस आया, कोई इम्पल्स आई, इम्पल्स जनरेट हुई, कोई मतलब कोई अच्छी, जब हाई वोल्टेज का कोई इम्पल्स आया, तो जो सोडियम वाले जो वोल्टेज चैनल है, वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जो सोडियम वोल्टेज चैनल्स हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और सारे सोडियम क्या हो जाते हैं, अंदर आने लग जाते हैं, जिसको इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस कहते हैं। यहाँ पर डीपोलराइजेशन की कंडीशन हो जाती है, जिसे एक्सन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जब सोडियम पूरे अंदर आ गए, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया। अब क्या हो जाता है, उसके बाद जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो पोटेशियम है, ये बाहर चली जाएगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी तो यहाँ पर रिपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है। अब क्या हो गया, अब बाहर सारे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो पोटेशियम बाहर चले जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या हो गई है, ये
जब ये रेस्टिंग कंडीशन में थे, जब पोलराइजेशन था तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जो रिपोलराइजेशन हो रहा है उसमें भी क्या हो रहे हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहे हैं, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जा रहे हैं। जब कोई भी प्रोसेस में डिपोलराइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो सेल होती है वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में आना चाहती है। अब डिपोलराइजेशन के बाद वो पोलराइज होना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर रिपोलराइजेशन हो गया। अब रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, बात तो सही, मतलब वो तो ठीक रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है, नेगेटिव अंदर है, वैसे पोलराइजेशन में भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आयंस का डिफरेंस हो जा रहा है। वहां सोडियम आयंस बाहर थे, यहाँ पोटेशियम आयन बाहर है। इसलिए क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वापस से ये काम करता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी 3 सोडियम बाहर निकाल देता है, 2 पोटेशियम अंदर भेज देता है। इसका काम ही क्या होता है, 3 सोडियम को बाहर करना और 2 पोटेशियम को अंदर करना। अब जैसे ही क्या होंगे, ये पोटेशियम अंदर आ जाएंगे और सोडियम बाहर चले जाएंगे, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल ट्रांसमिशन। अब केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देखो। तो जैसे ये क्या है, एक पूरा एक्सोन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एक्सोन टर्मिनल है। ये क्या है, इसका एक्सोन टर्मिनल पार्ट है। और मैंने क्या कहा था, इस एक्सोन टर्मिनल में यहाँ पर क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब्स होते हैं। क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं। और इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या होती हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के ही, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने बताया था कि जो ये साइनेप्टिक नोब थे, ये जो साइनेप्टिक नोब्स थी उसमें ये जो है, ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम आयन जो गेट होता है ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो एक्सोन टर्मिनल का लास्ट वाला पार्ट था, क्या था वो, साइनेप्टिक नोब। ये साइनेप्टिक नोब को क्या कहा, प्री साइनेप्टिक न्यूरल, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो है दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट। अब इन दोनों में क्या होगा, केमिकल ट्रांसमिशन होगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, यहाँ से क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर्स होंगे इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, इन रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगी, इम्पल्स चली जाएगी आगे को। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मैंने क्या कहा था, वो दो तरीके के, एक एक्साइटरी होते हैं और एक इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटरी मतलब होता है जो क्या होता है, इम्पल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, और जो इनहिबिटरी होता है वो जो प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए। एक्साइटरी में रिपोलराइजेशन होता है जहां पर सोडियम वर्क करता है, और रिपोलराइजेशन में पोटेशियम वर्क करता है। ठीक है, इसको हम एक बार ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो ये पूरा क्या है, एक्शन जो एक्सॉन टर्मिनल है उसका ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या कह रहे थे हम, साइनेप्टिक नोड, साइनेटिक नोब कह रहे थे। और इस साइनेटिक नोब में क्या थी, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, और इसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, इस कैल्शियम आयंस आए और क्या हो गया, ये रिलीज कर दिया सारे न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ पर, ये जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट थी और यहाँ पर रिसेप्टर थे, रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर मिले और कहाँ पहुंच गए, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन न्यूरॉन क्या है, कैसे न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन बनके पूरा न्यूरॉन सिस्टम बना रहे हैं, कैसे हमारे शरीर में इम्पल्स बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचती है और फिर वापस ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट में पहुंचती है। तो ये सब किसकी वजह से पहुंचती है, ये किस वजह से पहुंचती है, तो ये किस तरीके से, ये सब चीजें अब समझ आ गई होंगी। ठीक है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, डिपोलराइजेशन करते हैं, कुछ रिपोलराइजेशन करते हैं। डिपोलराइजेशन मतलब यहाँ पर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं। जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट। और जो इनहिबिटरी होते हैं वो होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, जीएबीए और ग्लाइसिन। ये कुछ क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कोई एक्साइट करता है, कोई इनहिबिट करता है। और ये कभी कभी डिजीज भी हो जाती है इसमें, अगर इनकी कमी या ज्यादा हो जाता है तो। जैसे एसिटाइल कोलिन है, अगर वो कम हो जाएगा तो एल्जाइमर नाम का क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। और जैसे डोपामीन है, ये कम हो जाएगा तो एक पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, वो हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, हाथ क्या हो जाता है, किसी तरह सुन पड़ जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स इम्पल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो एक मैं नई क्लास में ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये जो न्यूरॉन स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा, कैसे न्यूरॉन सिस्टम पूरा वर्क करता है।
समझ आया होगा।